नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका आदि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे सपा कमीशन 27। लोकसभा चुनाव में पीडीए की रणनीति पर मिली बड़ी सफलता के बाद अब समाजवादी पार्टी मिशन 2027 में जुट गई है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव अब केंद्र की राजनीति करेंगे और इसका ऐलान खुद उन्होंने किया है। सपा को लोकसभा में 80 में से 37 सीटें मिली, जो प्रदेश में सर्वाधिक है। संविधान, आरक्षण, अग्निवीर जैसे विषय से सपा ने चुनाव में मुद्दा बनाकर वोट हासिल किए हैं। इनके विषयों की जो तार है वो सीधे दिल्ली संसद से जुड़ते हैं। जाहिर है दिल्ली में यूपी के दूसरे मुद्दों को भी अखिलेश लोकसभा में मजबूती से उठाएंगे और लखनऊ तक दबाव बढ़ा सकेंगे। ऐसे में दिल्ली जाएंगे अखिलेश, लेकिन पार्टी को दो नामों पर मंथन करना पड़ रहा है, क्योंकि करहल विधानसभा और नेता प्रतिपक्ष का पद दोनों रिक्त होंगे। तो उनके स्थान पर नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, इसको लेकर पार्टी में मंथन शुरू हो गया है। माना जा रहा है कि अखिलेश करहल से इस्तीफा देते हैं तो वहां उपचुनाव में अपने भतीजे तेज प्रताप यादव को उम्मीदवार बना सकते हैं। बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव के दामाद तेज प्रताप 2014 में हुए उपचुनाव में मैनपुरी से सांसद बने थे। मुलायम जी के निधन के बाद दिसंबर में हुए उपचुनाव में डिंपल को जिताने के लिए भी तेज प्रताप ने पूरी ताकत लगा दी थी। लोकसभा चुनाव में भी पहले तेज प्रताप को ही कन्नौज से उम्मीदवार बनाया गया था, लेकिन बाद में अखिलेश ने खुद फैसला लिया कि वो चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए करहल से तेज प्रताप की उम्मीदवारी तय मानी जा रही है। नजर इस पर भी कि नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी किसको मिलती है। अखिलेश के चाचा और जसवंत नगर के विधायक शिवपाल यादव के नाम के भी कयास लग रहे हैं। अखिलेश ने नेता प्रतिपक्ष के सवाल पर जब जवाब दिया, उनसे जब सवाल किया गया तो उन्होंने सफाई में ये बात कही कि जल्द ही हम लोग तय कर लेंगे, लेकिन फैसला ऐसा हो कि जिससे पार्टी को मजबूती मिले और पार्टी का और वोट बढ़े। इसे गैर यादव, ओबीसी या दलित चेहरे के चुनाव का भी इशारा मिलता है। ऐसे में रामअचल राजभर, इंद्रजीत सरोज की दावेदारी भी मजबूत मानी जा रही है। मुस्लिम चेहरे के में अगर बात करें तो महबूब अली का नाम भी चर्चा में। तो अभी देखने वाली बात होगी कि क्या योगी से आगे निकल जाएंगे अखिलेश, क्योंकि जिस तरह की रणनीति, जिस तरह से वो फूक फूक कर हर जगह कदम रख रहे हैं, इशारों में बता दे रहे हैं कि अपनी रणनीति आगे वो क्या लेने वाले हैं, ताकि दूसरों को पहले ही समझ आ जाए कि अखिलेश यादव चाहते क्या हैं। तो तमाम होंगी बातचीत, सवाल होंगे, लेकिन पहले कुछ रिएक्शन इस मुद्दे पर वो आपको सुनवा देते हैं। जैसे जो उपचुनाव होने हैं 9 सीटों में होनी है, जिसमें से एक एमएलसी की भी सीट है, तो 4 सीटें हमारी रही हैं और उनको जनता ने इतना प्यार दिया है कि वो 4 जो विधायक हैं हमारे, वो सांसद बने हैं। तो हम ज़मीन से लगे हुए नेताओं को टिकट दे रहे हैं, जो ज़मीन से जुड़े हुए हमारे कार्यकर्ता हैं उनको टिकट दे रहे हैं। और ये जो कार्यकर्ताओं को चुन करके, ये जो विधायक को चुन करके जनता ने जो है सांसद बनाया है, तो जनता अब उन्हें जो है प्यार दे रही है। उन्होंने कार्य किया हुआ है। अब जो भी जो है प्रत्याशी उतारे जाएंगे, हमने आपको पहले ही बताया था कि समाजवादी पार्टी जनता की डिमांड पे जो है प्रत्याशी उतारती है। तो देखा जाए तो जनता की जो डिमांड रहेगी, जिसको वो पसंद करेंगे, जो जनता के बीच का रहेगा, जो जनता का कार्यकर्ता रहेगा, जनता के बीच से ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व श्री अखिलेश यादव जी प्रत्याशी देंगे। और कि समाजवादी पार्टी में विधायक दल का नेता कौन होगा, नेता प्रतिपक्ष किसको बनाएंगे, समाजवादी पार्टी का अंतरंगी मसला है। वो जिसको तय करना चाहे उसको तय करे, लेकिन जिस तरह से परिवार बैठ करके निर्णय कर देता है, उनके यहाँ अखिलेश यादव जी सब कुछ निर्णय कर देते हैं, वो लोकतांत्रिक परंपराओं से नहीं होता है। और चुनौती पेश करने की बात जहां तक रही, उत्तर प्रदेश में आज भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व की सरकार है। जब अखिलेश यादव कभी सदन में नहीं घेर पाए, सवाल पूछने के लिए हिम्मत नहीं जुटा पाते थे और जवाब सुनने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे, तो ऐसे में कोई नेता प्रतिपक्ष बने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम उत्तर प्रदेश के निवासियों की सुख सुविधाओं के लिए लगातार काम करते रहे। तो देखिए, बीजेपी ने बड़ी स्मार्टली अपना जवाब रखा कि इनका अंदरूनी मसला है, लेकिन उसके एक ही परिवार मिलकर जो निर्णय कर लेता है वो गलत है। हालांकि सपा नेत्री कहती नजर आ रही है कि जो जनता के बीच रहा है, जो जनता के बीच में काम कर रहा है, जनता जैसे कहेगी उसे उम्मीदवार बनाया जाएगा। चलिए, हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे हम आगे इस चर्चा को आगे लिए चलते हैं। प्रशांत राठौर जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वाचस्पति द्विवेदी जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, और साथ ही सुजीत सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सुजीत जी, आप कैसे देखते हैं, क्योंकि यह मसला है जिसमें इशारों में आगे की राजनीति अखिलेश ने बता दी कि वो किस तरह के आगे उम्मीदवार चाहते हैं या किस तरह का नेता चाहते हैं जो उनकी जगह पर संभाले, फिर वो उपचुनाव, विधानसभा की बात हो या नेता प्रतिपक्ष की जगह संभालने की बात हो। हालांकि ये कहा जा रहा है सपा की तरफ से
कि वो उम्मीदवार उसी को बनाएंगे जो जनता के बीच रहेगा। लेकिन इधर हम देख रहे हैं तो उनके भतीजे का भी नाम चर्चा में दौड़ रहा है और उधर शिवपाल यादव का नाम भी चर्चा में दौड़ रहा है। लेकिन अगर पीडीए फॉर्मूले पर ये जाते हैं तो इन दोनों को बैठना होगा। देखिए पारुल जी, ये सही है कि लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की भारी विजय हुई है और समाजवादी पार्टी इस देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है, निश्चित रूप से है। जहां तक उपचुनावों का विषय है, उपचुनावों में भारतीय जनता पार्टी की जो पिछली गलतियां रही हैं, उन गलतियों पर बहुत व्यापक स्तर पर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है और उसमें सुधार करने का प्रयास कर रही है। समाजवादी पार्टी के लिए उतना आसान अब रास्ता भविष्य में नहीं रहेगा जितना आसान समझा जा रहा है। जहां तक उत्तर प्रदेश का विषय है, समाजवादी पार्टी के सामने अभी बहुत सी कठिनाइयां आएंगी। प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी केंद्र देखते रहे हैं, अखिलेश जी की वहां क्या भूमिका रहेगी, कौन उनके अधीन रहेगा, अखिलेश जी के अधीन रामगोपाल जी रहेंगे या रामगोपाल जी के अधीन अखिलेश जी रहेंगे। उत्तर प्रदेश की सत्ता किसके हाथ में आएगी, समाजवादी पार्टी की अखिलेश यादव जी रखेंगे या शिवपाल जी को थमाएंगे? क्योंकि शिवपाल जी को अगर उत्तर प्रदेश का नेतृत्व थमाएंगे तो फिर कहीं ना कहीं से उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी की वो प्रासंगिकता उपस्थित नहीं रहेगी जिसकी कल्पना की जाती है। और अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी में प्रासंगिक करेंगे, शिवपाल यादव जी को नहीं करेंगे, ये भी एक बहुत कठिन विषय होगा। तो अखिलेश जी के सामने ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें वो दिल्ली रहें या यहाँ रहें, क्योंकि दिल्ली को लेकर के वो आशान्वित थे कि सरकार भविष्य में भारतीय जनता पार्टी की डाउन होगी और हम जो है वहां पर सरकार में होंगे, लेकिन वो स्थितियां तो बनती नहीं दिख रही हैं। अब उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ करके जो स्थितियां वहां केंद्र सरकार में वो देखना चाह रहे थे वो नहीं मिली, तो उत्तर प्रदेश वो लौटेंगे या उत्तर प्रदेश में अपने चाचा शिवपाल जी को वो देंगे, ये भविष्य का विषय होगा। लेकिन कठिन स्थितियां समाजवादी पार्टी के समय अपने परिवार को लेकर के ही खड़ी होंगी, ये समझ में आता है। यहाँ यूपी में कांग्रेस का हस्तक्षेप इस मामले में देख रहे हैं क्या? क्योंकि इंडिया अलायंस है, निर्णय आपस में साथ में मिलकर अगर लेंगे तो बेहतर होगा, अगर आगे इंडिया ब्लॉक को साथ में काम करना है तो, क्योंकि अब वो 2027 की रणनीति बना रहे हैं। पारुल जी, जैसे एक आपने कांग्रेस का जो विधानसभा का बंटवारा होगा वो आने वाले समय में बहुत कठिन बंटवारा होगा। कई ऐसी सीटें हैं, जैसे उदाहरण के रूप में हम आपको रायबरेली ले चलते हैं, जहां पर मनोज पांडे की सीट समाजवादी पार्टी जीती थी, तो मनोज पांडे की सीट कांग्रेस को वो क्यों देंगे और कांग्रेस उस सीट पर दावा करेगी? तो इस तरह की बहुत सी ऐसी सीटें भविष्य में होंगी जो कांग्रेस को कहीं ना कहीं से ये ऊर्जा तो कांग्रेस में भी आई है ना, तो कांग्रेस भी तो अब अपने को सरवाइव करने का प्रयास करेगी उत्तर प्रदेश में। तो ये आगे आने वाले समय में इनके और उनके बीच में आंतरिक टकराहट बढ़ेगी, बाहर आए ना आए, लेकिन कहीं ना कहीं से बहुत स्थितियां सरल और नरम नहीं रहेंगी। राहुल गांधी वो कहते हैं कि अगर वाराणसी से प्रियंका गांधी जी को उतार दिया होता तो फिर बड़ी लीड के साथ वो जीत जाती। सुजीत नहीं, देखिए निश्चित रूप से प्रधानमंत्री का जो वोट घटा और दूसरे तरफ वोट बढ़ा, वो ये चर्चा तो जन के बीच में है कि यदि प्रियंका गांधी खड़ी होती तो नहीं, लेकिन उस कॉन्फिडेंस को और सपा के साथ अलायंस में कांग्रेस का खड़ा होना, जो बयानबाजी वो दे रहे हैं, इससे उनका कॉन्फिडेंस भी नजर आता है विधानसभा चुनाव के लिए कि अब वो 17 वाली पार्टी अपने आप को नहीं समझ रहे हैं कि 17 में आपने दे दिया टिकट तो हो गया। इसलिए ये सवाल मेरा आपसे था। नहीं जी, नहीं, जिनको टिकट दे दिया वो अभी देखिए, जब टिकट इन्होंने वितरण किया और शुरुआत में जब ये चुनाव लड़ने गए थे तो इनको भी वो आशा नहीं थी कि हम इस स्तर पर पहुंच जाएंगे। वो तो 5वें चरण और 6ठे चरण से बदलाव शुरू हुआ और शुरू होने के बाद में वो 7वें चरण तक लास्ट में गया और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो विरोध हुआ तो वो सब चीजों का इनको लाभ है। दरअसल मैं एक स्वतंत्र मानता हूँ, वो जो साइड इफेक्ट थे वो कांग्रेस सपा के लिए मैं स्वतंत्र रूप से मानता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी की पराजय तो जरूर है, लेकिन समाजवादी पार्टी की विजय नहीं है। और ये पारुल जी एक ऐसा चुनाव हुआ है जिसमें असली रामराज इस देश में दिखता है। अखिलेश यादव खुश, राहुल गांधी खुश, नरेंद्र मोदी खुश, अमित शाह खुश, सभी खुश हैं, कोई नाराज नहीं है, सब उत्साहित हैं। तो यही तो रामराज्य है ना। लौट रही है सर। वाचस्पति जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी वाचस्पति जी, अब अपने आप को कांग्रेस स्ट्रांग पार्टी मानकर चल रही है और होना भी चाहिए क्योंकि आप पहले से बेहतर परफॉर्मेंस आपका हुआ है, और अब ये भी कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी अब उत्तर प्रदेश में निर्णय ले रही है, वो आपको बता देगी। जी,
नमस्कार आप सबको पैनलिस्ट को जी। मेरा नमस्कार। नमस्ते। बता देगी मैं समझानी आपके किस नेता प्रतिपक्ष को लेकर हमारी बात हो रही है या फिर अन्य जो चुनावी अच्छा। निर्णय विधानसभा चुनाव से जुड़े हुए हैं, उपचुनाव से जुड़े हुए हैं, वो अपने डिसीजंस लेकर आपको बता दिया करेंगे। जिस तरह की जो चुनावी बातें सामने आ रही हैं, राजनीतिक गलियारों में जो सियासी हलचलें हैं। जी बिल्कुल, ये तय तो उनको ही करना है। नेता प्रतिपक्ष उनको अपने सदन में बनाना है, ये उनको तय करना है। इसमें कांग्रेस का कोई मैटर नहीं आता। हमारे तो 2 विधानसभा के केवल सदस्य हैं, तो हम उनके बीच में दखल करने का कोई मतलब नहीं है। ये उनका आंतरिक मामला है, उनको किसको देखना है, किसको सीट देनी है। वो निश्चित रूप से तेज प्रताप जी को देंगे तो वो ठीक रहेगा, क्योंकि करहेल और सफाई में मात्र कुछ किलोमीटरों का अंतर है। और दूसरे वो उनके पास तेज प्रताप जी इस समय वैकेंट भी है। जहां तक उनके नेता प्रतिपक्ष की बात है, ये उनका घर का मामला है, वो किसको करेंगे। निश्चित रूप से वो अब जहां तक मुझे लग रहा है, जो विजय इनको मिली है, जिस तरीके का पीडीए का उन्होंने अपना ढांचा बनाया और उसके आधार पर जो उनको विजय सीट प्राप्त हुई, तो मुझे नहीं लगता जैसे नरेश उत्तम जी को उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बनाया था उसी तरीके से सॉरी हाँ अब तो उनको चेंज उनको भी करना पड़ेगा शायद। जहाँ तक सदन की बात है, शायद उनको यादव के अतिरिक्त किसी को बनाना चाहिए। ये हमारा आकलन है कि अगर ये बनाए तो ठीक रहेगा। और अगर यहाँ पर अगर करेल में भी अगर यादव के बिना अगर किसी और जाति का अगर दे दे, क्योंकि यादव तो बहुतायत में है ही, उनका लाखों वोट है वहां पर। अगर वो किसी और जाति को दे दे तो एक जाति और उनके साथ जुड़ जाएगी। वो पाल को दे दें, शाक्य को दे दें, किसी को दे दें, तो वह बहुत अच्छा उनके पास गुंजाइश बचेगी। तेज प्रताप जी को आगे भी कहीं एडजस्ट कर सकते हैं, बहुत सारी गुंजाइशें बनेंगी। तो जहां तक मुझे लगता है कि इन दोनों को बड़े लार्जर पर्सपेक्टिव को उनको देखते हुए उनको बात करनी चाहिए। और जैसा कि हमारे राजनीतिक विश्लेषक कह रहे थे, मैं उनसे थोड़ा सा इतर कहूंगा कि ये वो रामराज्य नहीं है जिस रामराज्य की परिकल्पना कर रहे हैं। रामराज्य ये नहीं होता। रामराज्य तो कांग्रेस वाला और गांधी जी वाला हो तब ये रामराज्य आएगा ना, जिसमें ईश्वर अल्लाह दोनों सब होंगे बराबर और सबको सम्मति होगी। कहीं मंगलसूत्र की बात नहीं होगी, कहीं माँ 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 कितने सारे मामा थे, वो मामा खत्म हो जाएंगे और ना 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 मुस्लिम उम्मीदवार का नाम भी दौड़ में चल रहा है सर कि अगर उन्हें आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि पीडीए जिसमें अल्पसंख्यक भी नाम दिया था, तो आपको लगता है कि एक जाति अगर जोड़नी होगी तो पीडीए में अल्पसंख्यक जो नाम मुस्लिम उम्मीदवार का चल रहा है उसे भी मौका दिया जा सकता है? नहीं नहीं पारुल जी, मुझे नहीं लगता कि वो मुस्लिम को देंगे, क्योंकि वो महबूब अली नहीं, वो मुझे नहीं लगता कि वो देंगे। मेरे ख्याल से हिंदू को ही, किसी हिंदू ओबीसी को ही बनाना ज्यादा श्रेयस्कर होगा, क्योंकि अगर वो मुस्लिम को बनाते तो एक नैरेटिव सेट हो जाएगा, किसी के पास एक नैरेटिव होगा और उसका बड़ी साफ गोई से आपने अपनी बात रखी, ना इधर होते हुए ना उधर होते साफ बात है कि लार्जेस्ट पर्सपेक्टिव में, इंडिया गठबंधन के लार्जेस्ट पर्सपेक्टिव में हमें चाहिए कि पीडीए का जब आपने वोट लिया है तो पीडीए का ही बनाना चाहिए। तो एक अल्पसंख्यक भी बताया था ना अखिलेश जी ने, तो वो शायद उस राह पर नहीं पड़ेंगे। अल्पसंख्यक बनाने से बॉल जो है वो बीजेपी के पाले में चली जाएगी और वो उस तरीके से डिफेंड नहीं कर पाएंगे। उनके ऊपर आक्रमण करना पड़ा। विश्लेषक का काम कर रहे हैं आज आप सब चीजों से बच के चल रहे हैं। नहीं, हम बिल्कुल जो सच बात है वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं ठीक है, इन सब चीजों से कांग्रेस का ना नुकसान है ना फायदा है, लेकिन अगर 2027 की तैयारी है और वो अपने फॉर्मूले पर चलते हैं, तो कल भी मेरा सवाल था कि क्या कांग्रेस भी अन्य राज्यों में इसी पीडीए को अपनाएगी क्या? हाँ बिल्कुल, देखिए ना, हमने तो हर राज्यों में इसी तरीके यही है। चाहे आप तेलंगाना देख लीजिए, चाहे आप कर्नाटका देख लीजिए, किस तरीके से जाति का किया था। जैसे भूपेश बघेल जी को हमने किस तरीके से वहाँ छत्तीसगढ़ में रखा था। हमने तो सारा उन जातियों को सामंजस्य करते हुए उनको न्यायोचित जो हक था वो उनको दिया था और हमने सभी के बीच में बांटने का काम किया था और अभी भी यही करेंगे। और राज्य अगर हम जीतते हैं तो हम राज्यों में कोशिश करेंगे कि ओबीसी और को ज्यादा उसका हिस्सा मिले, जिससे कि हमारे पास बड़ा चंक बन सके और ये थोड़ा बीजेपी के हिंदुत्व को गले उतरने वाला बयान नहीं था कि आप कह रहे हैं हमने तो पीडीए हर स्टेट में चलाया है,
तो ये थोड़ा गले उतरने वाला बयान नहीं है, क्योंकि जातिगत समीकरणों को जिस तरह से साधा और पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों का जो एक वो उन्होंने एक टैगलाइन देती थी अखिलेश जी ने, और उसी के साथ पीडीए और इंडिया ब्लॉक, वो बार बार ये कहते थे, तो ये थोड़ा सा गले उतरने वाली बात नहीं है। आप कह रहे हैं, ठीक है, आगे बढ़ जाती हूँ। प्रशांत जी का नंबर नहीं। तेलंगाना में किस जाति का बनाया, तेलंगाना में देखिए ना मुख्यमंत्री के बनाया है, और आप जो है कर्नाटका देख लीजिए किस अलग राज्य का मुख्यमंत्री बनाया। वो टिकट बंटवारे से लेकर चुनाव तक वो फिर तमाम चीजों में वो कंक्लूड होता है ना सर, कैलकुलेशन फिर वहां से शुरू होता है। लौट रही हूँ, अभी मैं आपके पास वापस आऊंगी। प्रशांत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत जी, सवाल ये उठ रहा है क्योंकि इशारों में जो उन्होंने अखिलेश जी ने कहा कि जब नाम उनसे पूछा गया कि क्या करेंगे नेता प्रतिपक्ष के नाम को लेकर, उनसे जब सवाल पूछा गया तो गैर यादव ओबीसी या दलित चेहरे के चुनाव की तरफ उन्होंने इशारा किया। उन्होंने कहा कि ऐसा चेहरा होगा जिसको हम चुने तो वोट बैंक भी बढ़े, यानी वो सीधा कास्टिज्म पीडीए वाले फैक्टर पर जाना चाह रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो शिवपाल यादव जी का भी नंबर नहीं आता है, और फिर अगर वो तेज प्रताप को देते हैं तो वहां पर भी वो फंसते हुए नजर आएंगे, फिर परिवारवाद और इन सब का टैग उनके ऊपर लगेगा। तो बचते बचाते नजर आ रहे हैं अखिलेश यादव, बहुत सूझबूझ से कदम बढ़ा रहे हैं, और यही उनको नतीजा जो लोकसभा चुनाव में मिला एक अच्छी रणनीति का, वही वो अगर विधानसभा में अपनाते हैं तो आपके लिए तो दिक्कत हो जाएगी। देखिए, हमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। समाजवादी पार्टी अपना नेता प्रतिपक्ष किसको चुनती है, अपने पार्टी का विधानमंडल दल का नेता किसको चुनती है, जी। ये समाजवादी पार्टी का अपना मामला है। देखिए, समाजवादी पार्टी एक परिवार की पार्टी है। वो परिवार में अखिलेश यादव ही एक व्यक्ति हैं जो किसी भी प्रकार के निर्णय लेने वाले हैं। अब वो गलती वो दोबारा नहीं करने वाले हैं जो जिस गलती के लिए उन्होंने तो अपने चाचा के राष्ट्रीय साथ। अध्यक्ष है ना सर, उनके पास तो ना संगठन आरएसएस जैसा कोई संघ भी नहीं है जहां से उन्हें एडवाइस लेनी पड़ती हो। सुनिए जेपी तो, नड्डा साहब सुनिए। कहेगा उसका नुकसान आपको भुगतना पड़ गया, वो बात अलग हो गई, लेकिन वो सर्वे अपनी पार्टी के वो ना लेंगे तो कौन लेगा? नहीं, पार्टी में कोई व्यक्ति एक व्यक्ति नहीं होता है। लोकतांत्रिक पार्टी में निर्णय लेने की एक प्रक्रिया होती है। हमारे यहाँ भी कोई एक व्यक्ति निर्णय नहीं लेता है, छोटा से बड़ा तक। लेकिन अखिलेश यादव जी की यहाँ समस्या ये है कि वो जिस परिवार से लड़ाई लड़के, पार्टी की लड़ाई लड़के एक बार पार्टी उनकी टूट भी चुकी है। परिवार को लेके शिवपाल जी के साथ उन्होंने और अपने पिता मुलायम सिंह यादव जी के साथ मंच पे धक्का मुक्की की थी, उसी पार्टी को लेके कि परिवार में केवल उन्हीं को कब्जा चाहिए था परिवार पार्टी पर। तो वो गलती वो दोबारा नहीं करने वाले कि किसी प्रदेश की बागडोर किसी दूसरे व्यक्ति को परिवार से दे दे। भाई, प्रदेश अध्यक्ष के लिए ही तो मांग कर रहे थे शिवपाल यादव जी कि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाइए, प्रदेश अध्यक्ष हमें बना दीजिए। लेकिन अखिलेश यादव उसके लिए कभी तैयार नहीं हुए। उनको मालूम था कि पार्टी के कार्यकर्ताओं पे जो पकड़ शिवपाल यादव की है वो अखिलेश यादव की नहीं है, और इससे पार्टी जो है कब्जे में आ जाएगी शिवपाल यादव की। तो ये गलती तो वो करने वाले नहीं कि वो परिवार से किसी भी सदस्य को ये मौका दे कि वो प्रदेश में पार्टी का प्रतिनिधित्व करे। रही बात अब किसको देंगे, तो मुझे लगता है कि भाई जिस प्रकार से दुष्प्रचार करके वोट जिहाद का कैंपेन चला के और मुस्लिमों का पूरा वोट उन्होंने अपने पक्ष में लिया है, उनको मुस्लिमों को प्रतिनिधित्व देना चाहिए। क्योंकि धार्मिक तुष्टीकरण की लड़ाई कांग्रेस और सपा ने मिलकर साथ में लड़ी है। तो अगर वो वास्तव में मुस्लिमों के पैरोकार हैं, उनके वो हैं, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि कांग्रेस के प्रवक्ता कितने साफगोई से बता रहे थे कि उन्हें मुस्लिमों को प्रतिनिधित्व देने से, यहाँ पर विपक्ष में बैठाने से लाभ नहीं मिलने वाला है, वो भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिलेगा। मतलब आपको वोट तो मुस्लिमों का चाहिए, आपको 18% वोट के लिए वोट जिहाद तो करना है, लेकिन जब उनको नेता प्रतिपक्ष बनाना है तो वहां पर आप जो है कह देंगे कि नहीं, मुस्लिमों को नहीं बनाना चाहिए, बैकवर्ड को बनाना चाहिए। हाँ, ये तो बड़ा इतनी हिपोक्रेसी तो खुल के मैंने पहली बार देखी कांग्रेस की। लेकिन हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि समाजवादी पार्टी अपने घर से बनाए या किसी मुस्लिम को बनाए या किसको नहीं, लेकिन हमने सवाल यही किया कि जिस तरह की रणनीति है, जिस तरह की सूझबूझ के साथ निर्णय लिए जा रहे हैं, और ये आपके लिए घोसी उपचुनाव से ही सिग्नल दे रहे थे। विधानसभा में भी आपकी सीटें कम हुई और उसके बाद लोकसभा में भी ये परफॉर्मेंस, तो लोकसभा में आप समझ नहीं पाए, आप 27 के लिए भी वो रणनीति बना रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, यहाँ बाकियों को अपना काम बांट रहे हैं, तो ये उनका सिग्नल है कि वो परिपक्वता से आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, हमें जो उत्तर प्रदेश में पराजय मिली है, हमारी सीटें कम आई हैं, उसकी पार्टी समीक्षा कर रही है। लेकिन सुजीत जी, आपका ऑडियो ऑन एयर है सर। अखिलेश यादव जी को मैं याद दिलाना चाहूंगा, उनकी पार्टी 2004 में भी 34-35 सीटें लेके आई थी। जी।
और उसके बाद फिर पार्टी का हाल क्या हुआ? 2009 के इलेक्शन, 2007 के इलेक्शन में सुपड़ा साफ हो गया उनका, बहुजन समाज पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला। तो ये 2014 एक लोकसभा के इलेक्शन में आरोप आपने प्रशांत जी लगाए, उन तमाम चीजों को सिलेक्शन में हमने देखा कि उन चीजों को सुधारा है समाजवादी पार्टी ने। उन तमाम तमगों से जो उनके ऊपर लगते रहे, उनसे निकलकर उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि जो आरोप अब तक लगते रहे हैं उनसे वो सुधरे हैं, उनसे वो निकले हैं। शायद यही रणनीति उनकी थी जो जनता के बीच वो लेकर गए, जिसमें परिवारवाद का उनके ऊपर जो आरोप लगा, उन्होंने अपने लोगों को तो दिया टिकट, उसके बाद बहुत ज्यादा यादव नहीं उन्होंने अपना टिकट्स दिए थे, और उसके बाद पीडीए की रणनीति के तहत उन्होंने जो टिकट बांटे वो तमाम दरअसल समाजवादी पार्टी अपने परिवार के अलावा उत्तर प्रदेश में किसी को यादव मानती ही नहीं है, तो वो कहां से दे देंगे? और लालू यादव बिहार में अपने परिवार के अलावा किसी को यादव नहीं मानते हैं, तो क्यों प्रतिनिधित्व देंगे किसी को? दूसरी बात मैं ये बात कह रहा था, मानते हैं इस बार भी वो बच रहे हैं, अब वो परिवार से भी बच रहे हैं। जी नहीं, वो परिवार से नहीं, पूरा वो परिवार को उन्होंने, परिवार के सभी लोगों को टिकट दिया ना उन्होंने। नेता प्रतिपक्ष का जब चयन होगा तो उन्होंने जो सिग्नल दिया कि दलित हो या फिर गैर यादव हो, तो ये सिग्नल सीधा जाता है कि अगर शिवपाल नहीं तो कौन। और शिवपाल जो ठीक है, मैं आ रही हूँ। सुजीत जी आप छोटा कमेंट कीजिएगा प्लीज। सुजीत जी, शिवपाल नहीं तो कौन, अगर वो परिवारवाद के या यादव फैक्टर से बचना चाह रहे हैं, तो एक तो ये भी है कि शिवपाल यादव कोई आम कार्यकर्ता तो नेता तो है नहीं, बड़ी पकड़ है उनकी संगठन में तमाम लोगों में, और उसके बाद अगर वो किसी को और को भी लेकर आते हैं, क्योंकि डिम्पल जी भी अब दिल्ली का रुख कर रही हैं, सांसद वो भी हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ सांसद हो गए हैं, तो अब यहाँ पर संभालेगा कौन? फिर नेता प्रतिपक्ष किसे देंगे, वो आपको क्या लगता है? पारुल जी, 5 टिकट के अलावा इन्होंने कोई भी यादव टिकट उत्तर प्रदेश में नहीं दिया। स्पष्ट है कि यह इनका राजनीतिक चातुर्य था और परिवार और यादववाद से बचने का इन्होंने प्रयास किया था। जी जी। तो जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश और शिवपाल यादव को उत्तर प्रदेश में यह कमान देंगे, ये संभव नहीं दिखता, क्योंकि शिवपाल यादव को एकमात्र टिकट दिया और वो भी उन्होंने अपने बेटे को थमा दिया, क्योंकि उनको अपने बेटे का भविष्य सता रहा था। तो जाहिर सी बात है कि शिवपाल यादव को यहाँ की कमान नहीं मिलने जा रही है, ये बहुत स्पष्ट है। अब किसको ये देते हैं, कोई डमी कैंडिडेट खड़ा करते हैं, कैसे क्या करते हैं, ये तो भविष्य के गर्त में होगा, और मुस्लिम को नहीं देंगे, ये तो कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया। सर, जब अखिलेश जी वापस विधानसभा इलेक्शन लड़ने आए, फिर दोबारा उन्होंने सांसद के चुनाव लड़ा, अब क्या विधानसभा चुनाव में दोबारा विधानसभा का रुख करेंगे? क्योंकि उस वक्त ये रणनीति बताई जा रही थी कि अखिलेश राज्य में रहकर राज्य को संभालना चाहते हैं ताकि सपा का बेहतर प्रदर्शन हो, लेकिन अब वो फिर दिल्ली चले गए। नहीं, देखिए पारुल जी, पहले उत्तर प्रदेश में इन्होंने विधानसभा चुनाव इसलिए लड़ा था कि उत्तर प्रदेश में ये रहेंगे, लेकिन जब इनको केंद्र दिखने लगी तो ये केंद्र में चले गए। अब केंद्र में तो कुछ मिला नहीं और उत्तर प्रदेश में कुछ करने को है, और केंद्र में उधर आशा बंधी हुई है। विपक्षी दल ये कह रहे हैं कि 6 सांसद तृणमूल कांग्रेस, 6 सांसद पश्चिम बंगाल के इस्तीफा देकर के तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं और उनसे वो चुनाव लड़ेंगे। कोई कह रहा है कि उस राज्य में, महाराष्ट्र में, वहां से इस्तीफा देकर के वो भाजपा का इस्तीफा देकर के वो लड़ने जा रहे हैं चुनाव वहां के सत्ता पक्ष से के पार्टियों पर। तो ये जो चाहता क्या है ये समझ में नहीं आ रहा है। वाचस्पति जी, शॉर्ट सा जवाब चाहिए आप। नहीं पारुल जी, पारुल जी, वो केवल आश्वासन दे करके भविष्य में देखो, रुको और देखो की नीति पर चल रहा है, और उसमें इन लोगों को जवाब ले लेती हूँ। वाचस्पति जी, शॉर्ट में आंसर। देखिए अब इस समय सपा के हाथ में लड्डू ही लड्डू हैं। देखिए नेता प्रतिपक्ष भी वो निश्चित रूप से गैर जातीय बनाएंगे, और जो मुझे लगता है कि शायद करेल में भी वो यादव प्रत्याशी न दें। इसके बाद उनके पास एक और बड़ा चारा है, उत्तर प्रदेश का जो उनका अध्यक्ष है वो भी वो बदलेंगे, क्योंकि नरेश उत्तम जी अब सांसद हो गए हैं, तो वो उनको दिल्ली का रुख करना है, तो वो एक और होगा। कुछ रणनीति में बदलाव होगा क्या आपकी पार्टी में आप, या उसी चीज पर आगे बढ़ते रहेंगे जैसे अब तक चले आ रहे हैं, क्योंकि मुद्दे चले नहीं आपके? नहीं, हमारे मुद्दे
देखिए, उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अगर आप बात कर रही हैं तो निश्चित ही पार्टी 2027 के लिए नई रणनीति बनाएगी। लेकिन अगर हम हमारे मुद्दों की बात करें तो देश भर में हमारे मुद्दों को जनता ने स्वीकार किया है, चाहे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, उड़ीसा हो, दिल्ली हो, उत्तराखंड हो, अरुणाचल हो, असम हो, कहीं भी हो। केवल यहाँ पर इन्होंने जो वोट जिहाद का एक कैंपेन शुरू किया और आरक्षण और तो संविधान आपको लगता है कि 20% आबादी ने सपा की 37 सीटें जिता दी? जी, हर बात पर जिहाद। 20% आबादी ने सपा को 37 सीटें जिता दी, आप फिर ये कहना चाह रहे हैं? जी 20% सिर्फ वोट जिहाद में चल गया, बाकी सारे मुद्दे गौण हो गए। एक तरफ जिधर भी 20% वोट शिफ्ट होगा, 20% वोट छोटा तो नहीं है। 20% वोट अगर जिहाद के तौर पे एक तरफ जिधर भी शिफ्ट होगा उसको लाभ तो तो आप मिलेगा ही। इस एक मुद्दे के सामने आपके सारे मुद्दे पस्त पड़ गए? जी नहीं, ऐसा मत कहिए हम हमने कहा ना कि हम चलिए। 27 की रणनीति नई तरीके मंथन से मंत्रणा बनाएंगे। की जरूरत है, उसे आप लोग कर ही रहे हैं और आगे 27 के लिए आप लोग किस तरह से तैयारी करते हैं देखना दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे थे, सपा का 27 का मिशन। जी हाँ, 2027 की तैयारी। ये भी कहा जा रहा था कि पीडीए की तैयारी क्या लोकसभा चुनाव से ज्यादा 27 के लिए तैयारी हो रही थी। और अभी भी अब दिल्ली जा रहे हैं अखिलेश यादव, लेकिन सदन में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष किसे बुलाएंगे? कह गए हैं गैर यादव या फिर दलित चेहरा हो, तो क्या शिवपाल यादव जी नेता प्रतिपक्ष नहीं होंगे? क्या तेज प्रताप को उपचुनाव नहीं लड़ाया जाएगा? बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन इन तमाम चीजों से कैसे पार पाते हैं अखिलेश यादव, ये देखना दिलचस्प होगा। दीजिए इजाजत, नमस्कार।